हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी रेलवे 12th लेवल प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सेट में जीएस के 40 क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा, जिनके अंतर्गत लेटेस्ट करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के सभी प्रकार के क्वेश्चनों को मेंशन किया गया है। यह प्रैक्टिस सीरीज आपके आने वाली रिवीजन और क्वेश्चंस पैटर्न को समझने में मदद करेगी। अगर आपको हमारा कंटेंट और सीरीज पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो या क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के आधिकारिक मानदंडों के तहत भारत के कौन से राज्य ने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त कर ली है? मिजोरम, तमिलनाडु, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाले पहले राज्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मिजोरम। अब बात करते हैं नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की। तो ये प्रारंभ किया गया था आपका 2022 में भारत सरकार के द्वारा, जिसके अंतर्गत कहा गया था कि जिनकी भी आयु, जो नागरिक हैं राज्य के या भारत के, जिनकी आयु 15 वर्ष या इससे अधिक होगी, और उन्हें क्या है कि आपको साक्षरता प्रदान करना है, यानी उन्हें क्या बनाना है, साक्षरता प्रदान करनी है या फिर साक्षर बनाना है। ऐसा राज्य जिसके पैरामीटर क्या होंगे, तो ऐसा राज्य जिसमें आपकी 95% आपकी लिटरेसी हो जाएगी, जिनकी आयु कितनी होगी, आपकी 15 वर्ष से अधिक हो, तो ऐसे राज्य को हम कार्यात्मक साक्षर राज्य कहेंगे। तो इसके लिए आपका जो पहला राज्य बना है वो है आपका मिजोरम, जबकि दूसरा राज्य बना है आपका गोवा, और ये दर्जा प्राप्त किया है आपका थर्ड किया है आपके त्रिपुरा ने। तो ये तीनों को आपको याद करना जरूरी है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि पहला ऐसा कौन सा राज्य है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। संविधान हत्या दिवस प्रत्येक किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून, 21 जून, 25 जून या फिर 11 जुलाई? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, संविधान हत्या दिवस प्रत्येक वर्ष की किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 25 जून को हम संविधान हत्या दिवस की तिथि के रूप में मनाते हैं। अब ऐसा क्यों किया गया है वो भी समझ लीजिए। तो आपका एक आपातकाल लगा था 1975 में। कब लगा था आपका आपातकाल? 1975 में आपातकाल लगा था, जिसकी डेट थी आपकी 25 जून। तो इसलिए जब आपका आपातकाल आपके संवैधानिक तरीके से ना लगाकर गैर संवैधानिक तरीके से आपका आपातकाल लगाया गया था, इसलिए आपका मोदी सरकार ने संविधान हत्या दिवस के रूप में 25 जून को सेलिब्रेट करना प्रारंभ किया है। वहीं आपका अगर 5 जून को किस के तिथि के रूप में मनाते हैं, तो एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। 21 जून को आप योगा डे के रूप में मनाते हैं। 11 जुलाई को आप विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सभी आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि कहीं से भी किसी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर आपका 3, 25 जून। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मॉडल कार्गो टर्मिनल भारत के किस शहर में बनाया गया? गुरुग्राम, फतेहाबाद, नई दिल्ली या फिर गांधीनगर? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बनाया गया है भारत के किस शहर में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये बनाया गया है आपके गुरुग्राम में। अब बात करते हैं कि गुरुग्राम जिले में किसने बनाया है? तो इसे बनाया गया है आपके मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है? आपका मारुति सुजुकी के द्वारा बनाया गया है, जो कि आपकी एक ऑटोमोबाइल की कंपनी है, फेमस कंपनी है। इस चीज़ को भी आप याद रखना, 4 व्हीलर आपके निर्माण करती है, इंडिया लिमिटेड ने इसे बनाया है।
अब गुरुग्राम किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हरियाणा राज्य में आपका स्थित है। इसका आपके टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया है? ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये आपके उद्घाटन किया है आपके अश्वनी वैष्णव ने। किसने किया है? अश्वनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन किया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गुरुग्राम। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? महाभाष्य, मिताक्षरा, माध्यमिका या फिर अष्टाध्यायी। तो देखिए आपके बहुत बड़े एक विद्वान रहे हैं पाणिनि, इनके द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई है जिसका नाम पूछा गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है आपकी? तो ये संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। और ये कब लिखी गई है? वैसे तो इसका विवरण नहीं आना है, फिर भी आप लर्न कर लीजिए कि कब लिखी गई है। तो लगभग ये 5 से 6 शताब्दी पूर्व लिखी गई थी। तो इसकी डेट क्या है आपकी? पूर्व डेट है, ध्यान रखना, BCE जिसे कहते हैं। दूसरी बुक्स की अगर बात करें तो महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई है? मिताक्षरा किसके द्वारा लिखी गई है? क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आने हैं। तो जो आपकी मिताक्षरा है वो आपकी लिखी गई है विज्ञानेश्वर के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है आपकी? विज्ञानेश्वर के द्वारा आपकी लिखी गई है मिताक्षरा, जो कि आपकी एक कानून की किताब है। एक एक पॉइंट आपको लर्न होना चाहिए। भारतीय समाज के बारे में इसमें कहा गया है। दूसरा आपकी महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 4 अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी पुस्तक है। वायु दाब को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, थर्मोमीटर, एनेमोमीटर। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है? ऐसे यंत्र जिससे हम वायु प्रेशर को यानी वायु दाब को मापते हैं, एयर प्रेशर को मापते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 बैरोमीटर से हम वायु दाब को मेजरमेंट करते हैं। जबकि हाइड्रोमीटर, थर्मोमीटर, एनेमोमीटर से क्या मेजरमेंट करते हैं? तो हाइड्रोमीटर से मेजरमेंट करते हैं आपकी वायुमंडल में नमी। क्या मेजरमेंट करते हैं? आपकी नमी को मेजरमेंट करते हैं। जबकि थर्मोमीटर से क्या मेजरमेंट करते हैं? तो इससे थर्मोमीटर से आपका टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 बैरोमीटर। किस राज्य सरकार ने ग्रामों में सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से स्मार्ट विलेज प्रोग्राम शुरू किया? राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर गुजरात। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका स्मार्ट विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया किस सरकार के द्वारा किया गया है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये गुजरात राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अब गुजरात राज्य सरकार के द्वारा इसे कब प्रारंभ किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। तो ये प्रारंभ किया गया था आपका 22 मई 2014 में। तो देखिए स्मार्ट विलेज प्रोग्राम में इसलिए आपका इम्पोर्टेंट भी है। इसके अंतर्गत आपके सरकार ने कितने शहरों को चयन किया था? तो 100 सिटीज़ को इसमें चयन किया गया था, जिसमें आपका पंचायती राज से लेकर आपकी सभी सुविधाओं को इसमें बढ़ावा देना था। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 गुजरात राज्य। गुजरात की राजधानी क्या है? तो राजधानी है आपकी गांधीनगर। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? टाइफाइड, मलेरिया, क्षय रोग या फिर प्लेग। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि श्वेत प्लेग को आमतौर पर और किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्षय रोग के नाम से इसे जानते हैं। अब बात करते हैं क्षय रोग क्या होता है, किसके द्वारा होता है। तो क्षय रोग आपका एक बैक्टीरिया द्वारा होने वाली डिसीज़ है। किसके द्वारा हो रही है? आपकी बैक्टीरिया के द्वारा हो रही है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये आपके सबसे जो बॉडी का पार्ट है किसे आपका डैमेज करता है? तो ये लंग्स को डैमेज सबसे ज़्यादा करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, श्वेत प्लेग क्षय रोग को भी कहते हैं।
राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और लोकसभा के विरोधी पक्ष के नेता या फिर मंत्री परिषद। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्रों को आयोजित और क्या करते हैं, आपके स्थगित करते हैं। किसके बारे में बात की गई है? तो आपके राष्ट्रपति महोदय जी के बारे में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2, प्रधानमंत्री की परामर्श से आपके राष्ट्रपति आयोजित या स्थगित करते हैं। प्रधानमंत्री उन्हें जाकर इन्फॉर्म करते हैं। तो ये प्रावधान कहाँ पर दिया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत? तो ये प्रावधान दिया गया है आर्टिकल नंबर 85 में, जहाँ पर आपके कार्य बताए गए हैं कि प्रधानमंत्री के कौन कौन से कार्य हैं, वहाँ पर आप जाकर ये पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि संसद के दो सत्रों के बीच में कितनी मैक्सिमम जो दूरी है या फिर कितना समय से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। तो वो आपका 6 मंथ से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए दो बैठकों के बीच में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रधानमंत्री। जनगणना किस सूची का विषय है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट शक्ति। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि जनगणना कौन सी सूची का विषय है, इम्पोर्टेंट है आपका। तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, संघ सूची का विषय है। अब संघ सूची पर आपके कानून कौन बनाएगी? तो सेंट्रल सरकार आपके कानून बनाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका क्यों इन्वॉल्वमेंट किया गया है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। क्योंकि आपकी केंद्रीय सरकार ने आपकी जातिगत जनगणना की आपकी क्या कर दी है, आपकी परमिशन दे दी है जातिगत जनगणना के लिए। ये आपकी कब से प्रारंभ की जाएगी जातिगत जनगणना? तो 2027 में आपकी प्रारंभ की जानी है, जिसके 2 चरणों में की जाएगी। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। भारत में सबसे पहले जातिगत जनगणना कब प्रारंभ की गई थी? तो जातिगत जनगणना प्रारंभ की गई थी आपके 1931 में। लेकिन अगर मैं जनगणना की बात करूं कि भारत में जनगणना कब प्रारंभ की गई थी, तो लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में आपकी जनगणना स्टार्ट की गई थी। लेकिन रेगुलर बेसिस पे आपकी जनगणना कब प्रारंभ की गई है? तो वो आपकी की गई थी लॉर्ड रिपन के काल में, 1881। क्वेश्चन को दोबारा से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जनगणना किसका सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय जी ने जातिगत जनगणना को परमिशन दे दी है। अब ये जातिगत जनगणना कब से प्रारंभ की जाएगी? तो 2027 में ये प्रारंभ की जाएगी। लेकिन भारत में सर्वप्रथम जातिगत जनगणना कब हुई थी? तो सर्वप्रथम जातिगत जनगणना 1931 में हुई है। भारत देश में सबसे पहले जनगणना कब प्रारंभ की गई थी? तो लॉर्ड मेयो के काल में आपके 1872 में प्रारंभ की गई थी, जो कि जिसको प्रत्येक 10 साल बाद रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट कर दिया 1881 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संघ सूची। भारत के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? 379 मीटर, 350 मीटर, 360 मीटर या 380 मीटर। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के सबसे आर्च ब्रिज की ऊंचाई कितनी है। तो सही आंसर होगा 359 मीटर। ये हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये आपका चिनाब नदी पर आपका बना हुआ है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। चिनाब नदी पर बना हुआ ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके जम्मू और कश्मीर में ये स्थित है। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, इसलिए आपका ये इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान रखना। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? मोदी जी के द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 359 मीटर की ऊंचाई पर बना है आपका आर्च ब्रिज, जो कि बना है चिनाब नदी पर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना की इकाई 1 का उद्घाटन किया है। यह कहाँ पर स्थित है? कानपुर, गांधीनगर, विशाखापट्टनम या फिर हैदराबाद। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका घाटमपुर विद्युत परियोजना के संबंध से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा सही आंसर होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई 1 का उद्घाटन किया गया है कानपुर में। देखिए यहाँ पर एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? मोदी जी के द्वारा।
उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में इसका उद्घाटन किया गया है। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब बात कर लेते हैं घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई 1 के बारे में। इसकी क्षमता कितनी होगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने, ये चीज़ आप ध्यान रखना। यहाँ पर आपके 3 यूनिटों को स्टेबलाइज किया जाएगा, लेकिन पहली यूनिट स्टेबलाइज की गई है अभी, जिसकी क्षमता है आपकी 600 मेगावाट। कितनी है आपकी? 600 मेगावाट क्षमता की ये यूनिट है, जिसमें 660 है, इसको चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा। 660 मेगावाट है आपकी क्षमता यूनिट 1 की। ये किसके द्वारा बनाई गई है? इम्पोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। तो ये बनाई जा रही है आपकी NCL इंडिया के द्वारा। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। ये आपकी एक कंपनी है जो कि आपकी निर्माण कार्यों में लगी हुई है। इसके साथ में उत्तर प्रदेश की भी कंपनी है इसमें, जिसका नाम है यहाँ पे UPRVUNL। तो इनको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई 1 का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया है कानपुर में, जिसकी क्षमता है आपकी 660 मीटर। के निर्माण किया जा रहा है NLC इंडिया लिमिटेड के द्वारा। सही होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। लोक माता देवी अहिल्या महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर, भोपाल, सागर या फिर उज्जैन। तो लोक माता देवी अहिल्या महिला सशक्तिकरण सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, भोपाल में। अब भोपाल कहाँ पर स्थित है? तो ये MP की आपकी राजधानी है। ये चीज़ को भी आप याद रखेंगे। माता देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में देख लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इनकी 300वीं जयंती पर ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो उद्घाटन किया गया है मोदी जी के द्वारा। इस चीज़ में भी आपको इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ आपको याद रखनी है। मोदी जी के द्वारा यहाँ पर और क्या क्या किया गया? तो इनके नाम का एक डाक टिकट भी आपको प्रोवाइड कराया है, चलाया गया है, और 300 रुपये का आपका सिक्का भी इनके नाम से छपा है और उसको चलाया गया है। ये चीज़ में इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं देवी अहिल्या जी के बारे में, होलकर जी के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ है आपका 31 मई 1725 में, और ये आपकी मराठा साम्राज्य में जन्म हुआ था इनका, जो वर्तमान में क्या है आपका अहमदनगर है। अहमदनगर को किस नाम से जानते हैं? तो अहिल्या नगर से जानते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। इनकी मृत्यु कब से कब तक हुई थी या मृत्यु कब हुई है? क्योंकि एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है इनके बारे में। 1795 में इनकी मृत्यु हुई है। ये आपकी भारत की पहली ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने मालवा के क्षेत्र में आपका राज्य किया था। या इनका जो शासन है वो कब से कब तक रहा था? क्योंकि रानी थी आपकी, तो इनका शासन रहा है 1768 से लेकर 1795, जब तक इनकी मृत्यु पर्यंत तक आपका इनका शासन रहा था। क्वेश्चन में पूछा गया था कि लोक माता देवी अहिल्या महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का उद्घाटन या आयोजन कहाँ किया गया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भोपाल, मध्य प्रदेश में। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, हिंदू या फिर सिख। तो देखिए कैवल्य एक शब्द आता है जो कौन से धर्म से संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये जैन समुदाय से आपका संबंधित है। अब कैवल्य शब्द का अर्थ क्या होता है वो भी समझ लीजिए। कैवल्य शब्द का अर्थ होता है आपके ज्ञान की प्राप्ति होना। क्या प्राप्त है आपका? ज्ञान की प्राप्ति होना या फिर मोक्ष प्राप्ति होना। मोक्ष से संबंधित है ये आपका, मोक्ष प्राप्ति का आपका विवरण है। किस धर्म से संबंधित है? आपका जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? इम्पोर्टेंट है, कई बार ये आपका आया हुआ है। तो महावीर जैन आपके 24वें आपके तीर्थंकर थे, जिन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है आपके जैन धर्म का। महावीर स्वामी जी के बारे में समझ लीजिए।
महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। कई जगह आपका कुछ और भी दे रखा होगा, लेकिन एनसीईआरटी ने अब ये चेंज कर दिया है। 599 ईसा पूर्व इनका जन्म माना जाता है। जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपके कुंडल वन में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जैन धर्म से संबंधित है आपका कैवल्य शब्द। किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? एल्युमिनियम, लोहा, स्टील या फिर सोना? तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो बॉक्साइट है कच्चे माल के तौर में किसके उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एल्युमिनियम के उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये जो बॉक्साइट है वो क्या है कि एल्युमिनियम का ओर है। क्या है आपका? एल्युमिनियम का ओर है, जिसका रासायनिक कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो Al2O3.2H2 इसका फॉर्मूला होता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, क्योंकि कई बार यहाँ से बॉक्साइट का रासायनिक फॉर्मूला पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एल्यूमिनियम। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों को, धूल और गैस को क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल, गैस आदि को क्या कहा जाता है? गुच्छा, वायुमंडल, मंदाकिनी या फिर सौर परिवार? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मंदाकिनी। अब मंदाकिनी क्या है आपकी? तो मंदाकिनी अगर इसका नाम दूसरी तरीके से भी आ सकता है, हो सकता है कि आपका पेपर में आपका आकाशगंगा के नाम से आ जाए। तो हम उसे क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। जो हमारा सूर्यमंडल है वो कौन सी आकाशगंगा में है? तो वो आकाशगंगा है आपकी मिल्की वे। एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, इस चीज़ को भी आप याद रखना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? शक्ति, घनत्व, कार्य या फिर जूल? तो पहले तो देख लीजिए कि आपकी जो ऊर्जा है उसकी इकाई क्या होती है, उसके बाद ही आप आंसर कर पाएंगे। तो जो एनर्जी होती है उसकी यूनिट क्या होगी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होगी। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अभी आप इसका आंसर डायरेक्ट ही देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ऊर्जा की इकाई के बारे में पूछा गया है किसके समान है। तो ऊर्जा की जो इकाई होती है वो जूल होती है, जबकि आपकी शक्ति, घनत्व, कार्य, बल, तो ये किसकी यूनिट होगी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि आपका जो कार्य होता है उसकी यूनिट भी क्या होती है? आपकी जूल होती है। जबकि आपकी जो शक्ति की यूनिट होती है वो वॉट होती है, बल की यूनिट आपकी न्यूटन होती है। तो इस प्रकार से जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा देश में स्थित है? केन्या, चिली, कांगो या फिर लीबिया? तो देखिए क्या पूछा गया, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा है क्वेश्चन, और वह किस देश में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वह चिली देश में स्थित है। अब बात करते हैं कि पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये आपके अटाकामा मरुस्थल में स्थित है। तो जो कि कहाँ स्थित है? आपके चिली में स्थित है। नाम याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। रेलवे अक्सर करके यहाँ से क्वेश्चन पूछती है कि अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो ये चिली में स्थित है, जहाँ पर दुनिया का सबसे शुष्क स्थान पाया जाता है। बात करते हैं चिली की, तो चिली कहाँ पर है आपका? तो ये आपके साउथ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, जिसकी राजधानी क्या है आपकी? तो इम्पोर्टेंट है आपका, ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा 2, चिली। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, हॉकी, खो खो या फिर क्रिकेट? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके कई बार पूछे गए हैं खेल से संबंधित क्वेश्चन। तो बास्केटबॉल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। तो आपका लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये हॉकी से आपकी ये
संबंधित है। बात करते हैं इस लेडी रतन टाटा ट्रॉफी की, तो ये किसके द्वारा खेली जाती है? तो भारत में ये फीमेल के द्वारा ये खेली जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश, बिहार। तो देखिए, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किन 2 राज्यों की परियोजना है? क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका, देखिए इसमें आप एक चेंज कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपके ऑप्शन मिसिंग हैं। तो यहाँ पर आप जो मध्य प्रदेश बिहार दे रखा है उसको आप चेंज करके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र कर लीजिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की परियोजना है, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। अब बात कर लेते हैं कि इसका उद्घाटन या फिर इसका जो संयोग है वो कब किया गया है? तो आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और आपके महाराष्ट्र के मंत्री देवेंद्र फडणवीस, एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इन दोनों के मध्य आपका 10 मई 2025 को आपका समझौता हुआ है, जिसके द्वारा आपके नदियों को पानी एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए समझौता किया गया है, जिससे कि आपकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, जयपुर, मुंबई या फिर चेन्नई। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि आपका विश्व श्रव्य दृश्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, मुंबई शहर में इसका आयोजन किया गया है। अब मुंबई आपके कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई आपके महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है आपका जियो वर्ल्ड के द्वारा। किसके द्वारा आयोजन किया गया है? तो जियो वर्ल्ड के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, जो कि आपकी कंपनी किसकी है? आपकी बाय जियो वर्ल्ड कन्वेंशन जो आपका सेंटर है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। और ये आयोजन किया गया है आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, एनीमोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि वायुमंडल में आर्द्रता यानी नमी को मेजरमेंट करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता क्या है? आपकी मॉइस्चर है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, हाइड्रोमीटर। जबकि आपकी बैरोमीटर से क्या मेजरमेंट करते हैं? तो बैरोमीटर से करते हैं आपका एयर प्रेशर, जिसे हम वायुदाब कहते हैं, उसको मेजरमेंट करते हैं। थर्मामीटर से हम करते हैं टेम्परेचर को मेजरमेंट, जबकि आपका हाइड्रोमीटर से करते हैं आपके मॉइस्चर को। यही क्वेश्चन में आपके पूछा गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पर स्थित है? श्रीहरिकोटा, सोलापुर, सालेम, वारंगल। देखिए यहाँ पर पूछा गया है सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, श्रीहरिकोटा में। अब श्रीहरिकोटा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश में आपका स्थित है। अब यहाँ पे जो आपका लॉन्चिंग स्टेशन है उसका नाम क्या है वो भी आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि कई बार आपसे पूछा भी गया है। तो इसका नाम है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर इसका
नाम है। ये चीज़ भी आपसे कई बार पूछी जाती है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका स्थित है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। इसकी स्थापना कब की गई थी इसकी, तो स्थापना की गई है 1971 में। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। काला रंग का ध्वज क्या दर्शाता है, क्रांति, शांति, विरोध या फिर युद्ध विराम। तो देखिए यहाँ पे काले रंग की बात की जा रही है, ये क्या प्रदर्शित करता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। ये आपका प्रदर्शित करता है विरोध को, यानी हम किसी का भी क्या करते हैं, विरोध करते हैं तो काले रंग का झंडा हम फहराते हैं। जबकि आपकी क्रांति किसे शो करती है, तो लाल कलर का जो झंडा होता है वो क्रांति को शो करता है। शांति के लिए आप सफ़ेद झंडे का प्रयोग करते हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन कहाँ स्थित है, हैदराबाद, बेंगलुरु, इलाहाबाद या फिर जल्ला हली। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन की बात की जा रही है, ये कहाँ पर स्थित है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ये बेंगलुरु ज़िले में आपका स्थित है, जो कि आपकी बेंगलुरु कहाँ पर स्थित है आपका, तो ये कर्नाटक की राजधानी है, जिसे हम सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं भारत का। अब बात करते हैं कि स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन कहाँ पर कब खोला गया था, तो ये ओपन किया गया है आपका 29 मई 1957 को ये आपका खोला गया है। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में, जो कि राजधानी है आपकी कर्नाटक की। उसे हम किस नाम से जानते हैं बेंगलुरु को, तो हम इसे सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं, सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जानते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अंतर्गत बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किसका है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल। तो देखिए इस रिपोर्ट में जो बताया गया है वो बताया गया है कि आपके कहाँ पर कितने अपराध हुए हैं और उन पर आपका सही एक्शन कौन से राज्य ने लिया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अंतर्गत बड़े राज्यों के बारे में पूछा गया कि प्रथम स्थान किसका है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक का पहला स्थान है। जबकि आपके आंध्र प्रदेश का सेकंड स्थान है। तमिलनाडु का कौन सा स्थान है, तो वो आपका है 5वां स्थान तमिलनाडु का है। जो आपके ऑप्शन में आए वही मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से किसी भी तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। केरल का स्थान है आपका 4th। अब बात करते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के बारे में। बड़े राज्यों में पहला स्थान है आपके कर्नाटक का, जबकि छोटे राज्यों में किसका स्थान है, तो छोटे राज्यों में यानी स्मॉल स्टेट्स की जब भी बात की जाएगी और जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो वहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है आपके सिक्किम राज्य ने। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, तो ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में आपके प्रत्येक 1 लाख आबादी पर, कितनी आबादी पर, 1 लाख आबादी पर जो पुलिस की संख्या है वो 157 है। कितनी है आपकी, 157 पुलिस वाले हैं। जबकि एक्चुअल में कितने होने चाहिए, तो आपकी 197 होने चाहिए, जो कि इंटरनेशनल रूल्स आपके कहते हैं। तो इस तरह से आपकी भारत अभी भी काफ़ी पीछे है। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन बोला गया था कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अंतर्गत बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किसका है, तो कर्नाटक का है, जहाँ पर आपकी 1 लाख आबादी पर आपके 157 पुलिस वाले हैं, जो कि आपके होने कितने चाहिए, 197। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का कौन सा रूप होता है, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा। तो पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का कौन सा रूप होता है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, रासायनिक ऊर्जा। ये रासायनिक ऊर्जा आपके कन्वर्ट हो जाती है पाचन के अंत में, और ये अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में क्या करती है, मूवमेंट करती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रासायनिक ऊर्जा। महाबलेश्वरम कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश।
तो जो आपका महाबलेश्वरम स्थित है कहाँ पर है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये महाराष्ट्र में स्थित है। अब बात करते हैं कि ये महाबलेश्वरम है क्या। तो महाबलेश्वरम महाराष्ट्र में आपका एक हिल स्टेशन है। क्या है आपका? एक हिल स्टेशन है जहाँ पर लोग अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं। और ये किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो ये सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर आपका स्थित है। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि जो आपकी सह्याद्री श्रृंखला है वो कहाँ पर स्थित है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, इसलिए आपका जब भी एक्सप्लेनेशन बोला जाता है आपको वहाँ पर लर्न करना ही करना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो वहाँ की राजधानी है आपकी मुंबई। और आपके सीएम कौन है, तो सीएम है आपके देवेंद्र फडणवीस। इनको भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, अध्यक्ष के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के महाभियोग में, या फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें आपकी राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अध्यक्ष के निर्वाचन में। अब ये जो अध्यक्ष होता है वो किसका अध्यक्ष होता है, जिसे हम इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं, तो वो होता है आपके लोकसभा का। और लोकसभा का जो स्पीकर चुनाव होता है वो उसमें ओनली लोकसभा के मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें आपके राज्यसभा का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अध्यक्ष के निर्वाचन में। न्यूमिस्मैटिक्स किसका अभ्यास है? सिक्का, संख्या, स्टाम्प या फिर अंतराल। इम्पोर्टेंट है, आपको लर्न करना ही करना है। इसका किसका संबंधित है, तो ये सही संबंध है ऑप्शन नंबर 1, सिक्का से इसका संबंध है। न्यूमिस्टिक सिक्का, टोकन, पेपर मनी से संबंधित वस्तुओं का मुद्रा अध्ययन कहते हैं। क्या है इसका? इसे हम हिंदी में मुद्रा अध्ययन कहते हैं। हो सकता है कि आपसे मुद्रा अध्ययन ना पूछकर इसी प्रश्न को इसी तरह से पूछा जाए, क्योंकि इसी तरह से आपकी रेलवे पूछती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सिक्का। राष्ट्रीय गीत का प्रथम गान कब हुआ था? 1911, 1950, 1959 या 1960-80। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका राष्ट्रीय गीत है उसका आपका सर्वप्रथम कब गायन किया गया था। तो देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, राष्ट्रीय गीत की जगह यहाँ पे कर लीजिए राष्ट्रीय गान। क्या कर लीजिए? राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम गान कब हुआ था वो आप इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो आपकी एंथम पूछी गई है, किसका पूछी गई है? आपकी एंथम पूछी गई है, ना कि आपका सॉन्ग। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1911 में सर्वप्रथम इसको गाया गया था। ये कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया है, ये भी लर्न कर लीजिएगा। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया है। कब गाया गया था? तो ये 27 दिसंबर 1911 में इसे गाया गया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब राष्ट्रीय गान है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ स्थित है? पणजी, लखनऊ, पुणे या फिर नागपुर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ पर स्थित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये पणजी में स्थित है। अब पणजी कहाँ पर है? तो ये आपकी गोवा की राजधानी है। क्या है? गोवा की राजधानी है, इसलिए आपको ये भी लर्न रहनी चाहिए। अब बात करते हैं आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के बारे में। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई है आपकी 1 जनवरी 1966 को। अब इसका कार्य क्या है? तो जो भी आपके भूकंप या फिर रिलेटेड जो आपके समुद्र में कुछ भी हलचल होती है तो उसको इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पणजी। लाल बहादुर शास्त्री की पहचान और भी थी जैसे, मतलब कुल मिलाकर डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी लैंग्वेज को घुमाया गया है, क्योंकि यहाँ रेलवे कुछ भी आपसे पूछ सकती है। डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम क्या था? गुरुजी, पंजाब केसरी, शांति दूत या फिर
महात्मा। तो देखिए यहाँ पर आपके लाल बहादुर शास्त्री की और भी पहचान थी जिसे हम कहते हैं शांति दूत। क्या है आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। शांति दूत के नाम से भी आप इनको जानते हैं। इन्हें हम एक उपाधि दी जाती है कि शांति के प्रतीक माने जाते हैं। क्या है आपके शांति के प्रतीक। जबकि और ऑप्शन देख लीजिए, गुरुजी किसे हम कहते हैं, तो गुरुजी आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी को कहा गया है। पंजाब केसरी आपके लाला लाजपत राय जी को कहा गया है। महात्मा कहा गया है आपके गांधी जी को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 शांति दूत। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है, लोमड़ी, बाघ, कुत्ता या फिर खरगोश। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे लंबी आंत जो कि ऑप्शन में दे रखे हैं उनमें से किसकी लंबी आंत होती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। इन सब में से जो सबसे ज़्यादा लंबी आंत होती है वो किसकी है, खरगोश की होती है। इसके बाद कंसेप्ट समझ लीजिए, जो भी आपके शाकाहारी पशु होते हैं उनकी आंत क्या होगी, लंबी होगी कंपेरेटिवली आपके मांसाहारी जानवरों से। तो लोमड़ी मांसाहारी है, बाघ मांसाहारी है, कुत्ता मांसाहारी है आपका, इसलिए आपका खरगोश की सही आंसर होगा जिसकी शाकाहारी होता है और उसकी अपेक्षाकृत लंबी आंत होती है। महाकवि कालिदास के बारे में कौन सा कथन आपका सत्य है। संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के क्षेत्र में रहते थे, उनकी प्रसिद्ध कृतियां शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम का समावेश होता है, उपरोक्त सभी। तो देखिए कालिदास जी के बारे में पूछा गया है कि इनके बारे में कौन से कथन आपके सही हैं। तो ऑप्शन होगा सही आपका 4, उपरोक्त सभी कथन आपके क्या हैं, सही है। संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे, बिल्कुल सही, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी आपकी द्वितीय जिसे हम कहते हैं उनके शासनकाल में थे। इनकी कृतियां शाकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। सापेक्ष नमी की मात्रा जिसे मापते हैं उसे क्या कहते हैं, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर मरकरी थर्मोमीटर। तो देखिए यहाँ पे सापेक्ष नमी की बात की जा रही है कि मात्रा किससे मेजरमेंट की जाती है। तो सही आंसर होगा आपका हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का मतलब है ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1। हाइग्रोमीटर के द्वारा सापेक्ष नमी को मेजरमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं हाइग्रोमीटर का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार हुआ था आपके 1755 में। किसके द्वारा किया गया है, तो ये जोहान हेनरिक लैम्बर्ट के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, जोहान हेनरिक लैम्बर्ट के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब बात करते हैं हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर और मरकरी थर्मोमीटर की। तो हाइड्रोमीटर मेजरमेंट करता है आपकी मॉइस्चर को, बैरोमीटर मेजरमेंट करता है आपके एयर प्रेशर को, और आपका थर्मोमीटर मेजरमेंट करता है आपके टेम्परेचर को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हाइग्रोमीटर। मीणा कौन से राज्य की जनजाति है, त्रिपुरा, राजस्थान, सिक्किम या फिर नागालैंड। तो आपकी जो मीणा जनजाति के लोग हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, राजस्थान में। राजस्थान के साथ साथ आपके मध्य प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में आपके मीणा लोग पाए जाते हैं। अब मीणा लोग की बात करते हैं तो ये कहाँ से बात करते हैं, तो मीणा लोग जो अपना अस्तित्व बताते हैं वो आपको बताते हैं मत्स्य अवतार से। किस अवतार से बताते हैं, जो मत्स्य अवतार है भगवान विष्णु का, उससे रिलेटेड अपने आप को ये बताते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये निवास करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्त में 8 तत्व मौजूद हैं।
आवर्त नंबर 5, 4 5 3 4 1 2 या फिर 2 और 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे आवर्त जिनमें आपके 8 तत्व उपस्थित हैं उनके बारे में आपको पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, 2 और 3 आवर्त में आपके 8 तत्व उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं आवर्त की। तो जो आपकी मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें कितने आवर्त हैं आपके, तो उसमें आपके 7 आवर्त हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। जबकि 18 क्या है आपके वर्ग हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3। 18 वोल्ट की बैटरी से जलने वाले एक विद्युत बल्ब में 3 एम्पीयर विद्युत धारा आपके लेता है तो विद्युत का प्रतिरोध क्या होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 6 ओम, 2 ओम, 3 ओम या फिर 4 ओम। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया क्वेश्चन में आपसे, तो देखिए डिटेल आप मेंशन कर लीजिए। यहाँ पर पूछा गया है विद्युत का प्रतिरोध। आपको क्या क्या गिवन है, तो आपको वोल्टेज गिवन है, आपको 18 वोल्ट है आपका, जबकि आपको करंट आपको गिवन है जो कि आपकी स्थित है 3 एम्पियर। तो यहाँ पे जो आपका ओम का नियम कहता है, ओम का नियम है V = IR। तो I आपको दे रखा है, B आपको दे रखा है, R आपको निकालना है। तो B/I होगा। B कितना है आपका 18 है, I आपका 3 है। तो अब ये कितना हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है। तो ये है आपका 6 ओम। कितना हो जाएगा आपका 6 ओम। तो क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 1, 6 ओम आपका सही आंसर होगा। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 यूनिट है और सल्फर की 60 ग्राम मोल मात्रा में मोल की संख्या कितनी होगी। तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो 1 मोल, 0.5 मोल, 0.75 मोल या 0.25 मोल। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि सल्फर की परमाणु द्रव्यमान संख्या 32 यूनिट है। यहाँ पर आप चेंज कर लीजिएगा, सल्फर की ये 16 ग्राम मात्रा है। कितनी है आपकी, 16 ग्राम मात्रा है। तो मोलों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो मोल की संख्या कैसे निकालते हैं वो समझ लो। नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके, संख्या कैसे निकलनी है ये क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर जो आपकी सल्फर की मात्रा है, क्या है आपकी सल्फर की मात्रा है आपकी, और जो द्रव्यमान संख्या उसका हम डिवाइड कर देते हैं तो आपकी मोलों की संख्या आपकी आ जाती है। तो कितने होगा, 0.5 मोल आपकी संख्या आएगी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किस वर्ष तक 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 2030, 2035, 2040 या 2045। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 100% वयस्क लिटरेसी प्राप्त करने के लिए किस वर्ष तक आपका लक्ष्य रखा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2030 तक आपको प्राप्त करना है 100% वयस्क साक्षरता दर। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। तो ये आपकी भारत की 3rd शिक्षा नीति है जिसके आपके अध्यक्ष बनाया गया है के कस्तूरी रंजन को। किसको बनाया गया है, के कस्तूरी रंजन है आपके। इनको आपको लर्न करना ही करना है, ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत 2023 तक हमको बनाना है लिटरेसी रेट को। इस तरह से आज के हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर जो बच्चे आपके पेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें भी अपना रिवीजन करना है तो ऑलरेडी चैनल पर हमारी वीडियो अवेलेबल है। पहला प्रैक्टिस सेट पेपर आपका आ चुका है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और उसकी नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर टुडे।